सरकार ने मास्क ना पहनने के लिए गिरफ्तार किया वो पहले ये थे। तो जिस दिन इनका गिरफ्तारी हुआ उसी दिन सड़क पे 10,000 से ज़्यादा लोग उतरे इनके सपोर्ट में, और सरकार को अपना निर्णय इनको गिरफ्तारी का वापस लेना पड़ा, और ये कह के वापस लेना पड़ा कि हमने मास्क के लिए इनको गिरफ्तार नहीं किया है, केवल पुलिस के साथ बहस करने के लिए इनको गिरफ्तार किया है। तो वहाँ से एक पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो पूरे हरियाणा में और उसके बाद पूरे भारत में शुरू हुआ। सबसे पहले कि जैसे कोरोना के बाद क्या हुआ कि सभी स्कूल बंद कर दिए गए, पार्लियामेंट बंद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी गई, पर पॉलिटिकल रैली चालू थी और शेयर मार्केट चालू थी। तो इन्होंने निर्णय लिया कि समाज का जो स्कूल है वो खुलने चाहिए, ये स्कूल सरकार बंद नहीं कर सकती है, समाज का है। तो गांव में इन्होंने निर्णय लेके गांव के स्कूल को खुलवाया, क्योंकि गांव में गांव की चलती है, गांव का शासन है। तो एक गांव में स्कूल खुला, फिर धीरे धीरे सारे हरियाणा के गांव के स्कूल खुलने लगे, और पहली बार जो लॉकडाउन जो खुला वो हरियाणा में खुला और वो गांव से खुला, और उसके बाद धीरे धीरे पंजाब में, पंजाब के बाद पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन खुल गया, अभी लॉकडाउन खुला है। तो इस समय जो वैश्विक षड्यंत्र क्या चल रहा है उसका भारत पे, भारत की संस्कृति पे, भारत की प्रजा पे, भारत की आर्थिकता पे, भारत के स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके बारे में, और इससे हमें कैसे निकलना है उसके बारे में पूरे भारत में जन जागृति अभियान ये चला रहे हैं। और इन्होंने अपनी एक नई मूवमेंट शुरू की है जिनका नाम है कि असली सरकार जनता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको हमने चुना है, कभी ए चुने कभी बी चुने, वो सारी की सारी तो हमारी मैनेजर है। तो मैनेजर जो है वो मालिक के अनुसार चलना चाहिए, ना कि मालिक के ऊपर वो अपना हुक्म चलाए। तो डॉक्टर भलारा बाई चांस यहाँ आए थे, हमने प्रार्थना की कि आप यहाँ आइए। तो आप श्री ने इनको बोलने का, इनको सुनने का दिलचस्पी दिखाई और इजाज़त दी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आप अपनी बात रखें, और हम चाहते हैं कि ये जो सारी की सारी मीटिंग है ये वार्तालाप में चले। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं तो हम अपनी सीमित जानकारी और सीमित बुद्धि से कोशिश करेंगे कि उन सवालों के बारे में अपनी समझ से आपके सामने रखें। जी शुरू करूं। आप सबको नमस्ते। मूलतः जैसा कि संजीव जी ने बताया, मैं एक शिक्षक हूं और 2012 में हरियाणा सरकार की नौकरी मैंने छोड़ दी थी। उसका कारण ये था कि एक तो हमने एक साइंस के ऊपर काम किया था, एक विज्ञान के ऊपर, कि जब हम 3 साल की उम्र में अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उसके बाद जब हम उसे कॉलेज में पढ़ा के बाहर निकालते हैं, 21 साल का जब वो हो जाता है, तो इस पूरे 18 साल में वो स्कूल उसको या कॉलेज उसे क्या करवाता है और उसके बाद वो समाज में बच्चा कहाँ स्थापित हो, इसके लिए कोई स्थान, कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं होता। दूसरी बात, शिक्षक समाज और अभिभावक समाज या कोई और समाज ये नहीं बता पाता उस बच्चे को कि बच्चे तुम्हारे पास क्या टैलेंट है और तुमने क्या काम करना है कि तुम खुश रहो और समाज में शांति और प्यार मोहब्बत स्थापना कर पाओ। इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि मैं इसी चीज़ पे काम करूंगा और आज़ाद भारत का कहूंगा मैं, क्योंकि पद्धतियां पुरानी थी, मैंने उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मैंने एक सिस्टम तैयार किया और भारत में, आज़ाद भारत में इस पे काम करने वाला मैं पहला व्यक्ति बना कि अब हम 3 साल की उम्र में किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, और उससे बड़ी भी किसी भी बच्चे को, मतलब जैसे 50 साल का बच्चा भी मेरे पास बंदा भी आता है कि मैंने पैसा कमा लिया, धन दौलत हो गई, नौकर चाकर हो गए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो आनंद नहीं है, तो तुम्हारा आनंद किस तरह के काम करने में आएगा। तो जब इस पे मैं काम कर रहा था तो इसी दौरान बीच में मुझे मास साइकोलॉजी पे काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ कि जो ये मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, दुकानदार, जो दुकानदार मतलब बड़े दुकानदार, जो वैश्विक जो दुकानदार हैं जिसको हम ब्रांड बोलते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये किस तरह से मास का बौद्धिक शोषण करते हैं, इसकी चर्चा और इसके ऊपर समझ बनाने के लिए मैंने भीड़ की साइकोलॉजी को समझना शुरू किया। तो ये बात समझ में आई और जब इसकी गहराई में जाते जाते मैं कुछ लोगों से मिलता चला गया तो वहां से कुछ बातें खुलती चली गई और 2016 तक हम लोगों को ये पता लग गया था
कि 2016 में बल्कि रवि कोहाड़ हैं हमारे संगठन के साथी, उन्होंने तो 2016 की वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। उन्होंने बताया था कि 2021 में एक वायरस आने वाला है, उसके नाम से आपको घरों में कैद किया जाएगा, आपके स्कूल कॉलेज बिजनेस सारे ठप किए जाएंगे और बकायदा योजनाबद्ध तरीके से देश को बर्बाद किया जाएगा। उस वक्त चाहे किसी की भी सरकार होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो षड्यंत्र इस देश से चलेगा नहीं, वो षड्यंत्र वहां से चलेगा जहां से पैसा कंट्रोल होता है। और पैसा चूंकि भारत से कंट्रोल नहीं होता है, हमारा तो अपना पैसे की वैल्यू डॉलर पे डिपेंडेंट है, और डॉलर की अपनी वैल्यू इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो वहां पे किस तरह के हालात बनाए जाते हैं, सेंसेक्स कैसे चलता है, और जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है वो कैसे काम करती है। तो इसलिए इस षड्यंत्र से बचाने का रास्ता मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या होगा इससे बचने का रास्ता। तो मैं जो 2012 से 16 तक मैंने एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया था कि अपनी साइंस को स्थापित करूं, तो 16 में मैंने वो भी बंद कर दिया और मैं गांव की तरफ दौड़ा कि गांव के लोगों को ये बताना जरूरी है कि आने वाले वक्त में आपका एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है, आपका मेडिकल सिस्टम क्रैश होने वाला है, आपका सामाजिक ढांचा बिगड़ने वाला है और एक नया रीसेट लाने वाला है। जैसा कि कौन है वो, क्लास स्क्वाब ने अपनी एक बुक है द ग्रेट रीसेट, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि दुनिया को केवल एक क्राइसिस चाहिए और उसके बाद आप लोग वैसे चलने के लिए तैयार रहोगे जैसा हम चाहते हैं। उसके बाद इससे पहले बहुत बड़े पूंजीपतियों ने यह प्लान किया कि हम इस दुनिया को देते हैं, नाम रखा उस मीटिंग का पे बैक टू द सोसाइटी, लेकिन असल में काम कर रहे हैं टू कंट्रोल द सोसाइटी, टेक ओवर द सोसाइटी, टू टेक ओवर द सिस्टम बेसिकली, जिसका नाम रखा इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कि दुनिया में व्यवस्था वो चलेगी जो पूंजीपति चाहेंगे, जो पैसे वाले लोग चाहेंगे। पैसे वाले लोग, ये पैसे वाले लोग नहीं जो हमारे यहाँ लोकल पैसे वाले हैं, वो नहीं। पैसे वाले वो लोग जो इनके इन्वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट जिनकी रहती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो 13 फैमिलीज हैं, बड़ी फैमिलीज हैं, जिसमें रेनल्ड्स भी आता है, जिसमें वॉलमार्ट फैमिली भी आती है, जिसमें रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स एंड ऑल, ये इस टाइप के जो उस लेवल के, वो लोगों ने पूरी दुनिया के वेल्थ को धीरे धीरे ड्रेन करना शुरू किया। और उसके बाद दुनिया के हर मुल्क में वो सरकारें लेकर के आए, वो लोगों को सत्ता में बिठाया जो लोग उनकी नीतियों को इंप्लीमेंट करने लग जाएं। और फिर शुरू हुआ वायरस का खेल। वायरस के नाम पर जो इस देश में हुआ, उसे मैं ये कहूंगा कि वो, उसको मैं कॉमन सेंस की हत्या कहेंगे हम, कि वहीं पर स्कूल के अंदर, स्कूल बंद है, वो बच्चे को इसलिए स्कूल में बंद किया गया कि तेरा बाकी बच्चों से संपर्क टूट जाए, कि वो वहां से कोई बीमारी ना फैले। लेकिन इस बात का ध्यान समाज के किसी आदमी का नहीं गया इस बात के ऊपर कि वही बच्चा घर जा करके उन्हीं बच्चों के साथ खेल तो रहा ही है पड़ोस में, वो केवल स्कूल नहीं जा रहा लेकिन वो वहां पर है। उसके बाद जब स्कूल बंद हुआ तो बच्चे को पढ़ाई के नाम पर मोबाइल पकड़ाया गया। एक गरीब और अमीर सबने अपने बच्चे को क्षमता के अनुसार अपना मोबाइल पकड़ाया, और उस मोबाइल में उस बच्चे की उम्र और सिलेबस के हिसाब से वीडियो गेम्स, अश्लीलता और गलत वीडियोस, हिंसक वीडियोस आनी शुरू हुई। तो आप समाज में जाकर देखेंगे कि आपका बच्चा आपका कहना मानना बिल्कुल बंद कर चुका है, लोगों से बोलचाल बिल्कुल बंद कर चुका है। उसका, अगर मैं ये कहूं कि उसके जो मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं, उनका जो हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स हैं, उनके जो रिलीज है वो केवल और केवल मोबाइल गेम और वीडियो पे चल रहा है। तो उधर से एक छोटी जनरेशन थी, उसके दिमाग को ब्लॉक कर दिया गया। बड़ी जनरेशन को इस बात पे ब्लॉक कर दिया गया कि आपके बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। और इसके बैकग्राउंड में सेंसेक्स के माध्यम से कंपनियां जो हैं वो चढ़ती रही, बड़े वाली कंपनियां जो उनको चढ़ानी है उनकी वेल्थ बढ़ती रही, और हमारे जो लोगों की वेल्थ है वो घटती रही, आम आदमी की। संसद के अंदर संसद को बंद रखा गया, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए नए नए कानून लेकर के आए। कृषि कानून इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। हमने कृषि कानून की वैधता के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करी,
कि ये कृषि कानून असंवैधानिक हैं, तो हमने संविधान को जब पढ़ना शुरू किया और उसके बैकग्राउंड में गए और समझना शुरू किया, कुछ जो अच्छे तरह से इसके जानकार लोग थे, जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमारे को वो क्लॉज दिखाए जिसमें ये लिखा हुआ था, आज नहीं, जिस टाइम पे हमारा संविधान बना उस वक्त ये लिखा हुआ है कि यदि देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी या ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, तो उस वक्त ऑर्डिनेंस के जरिए देश के अंदर कानून लाए जा सकते हैं जो देश के लिए जरूरी हैं। हमने कहा फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन तो ले आए, तो कानून इसकी आड़ में पास करने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद के अंदर इन कानूनों के ऊपर बहस होनी चाहिए थी कि सरकार अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, क्योंकि उसकी कमियां बताए, ताकि दुनिया को और समाज को पता चल सके कि यहां ये गड़बड़ है और आपको ये चीज जो है ऐसे नहीं करनी, इसके ये लाभ, ये हानि है। भाई हाँ, इसका मतलब ये असंवैधानिक है, चर्चा नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, देखा जब संविधान के अंदर, तो उसमें मेंशन है कि यदि संसद के अंदर मेंबर अपनी सीट पर नहीं बैठे हुए हैं तो संसद में वोटिंग नहीं हो सकती बहस के ऊपर। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर क्या हुआ, पहली सीट जिसकी है वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए होती है, दूसरी सीट गृह मंत्री के लिए होती है, तीसरी ऐसे ही वरीयता के हिसाब से चलती है। पहली सीट पर प्रधानमंत्री जी के अलावा बाकी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे वो सारे अपनी सीट पर नहीं थे, वो एक छोड़कर बैठे थे। जिसकी 2 नंबर सीट थी वो 3 पे बैठा है, जिसकी 3 नंबर थी वो 5 पर बैठा है। ऐसे करके जब कोई व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा ही नहीं था, कोई मेंबर, तो वोटिंग ही नहीं हो सकती। इसका मतलब ध्वनि मत से ही पास हो गई। कि इसका मतलब उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया था कि संसद चलानी होगी तो क्या करना होगा, मेडिकल लॉबी को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, स्कूल बंद करने होंगे तो क्या करना होगा, अस्पतालों के साथ साथ आप अस्पतालों में किस तरह की गतिविधियां होंगी, आपके व्यवसायिक जो संस्थान है उनको किस तरह बंद किया जाएगा, आपके जो पूजा स्थल हैं उन पे किस तरह से बैन लगाया जाएगा। मतलब वो पूरा का पूरा, क्योंकि मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे तो यहाँ वाले भी लोग भी आपस में बैठ के ये करेंगे कि हाँ यार, हम लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा है लेकिन बाहर कुछ हो रहा है तो पता लगेगा, तो इसलिए सब कुछ बंद कैसे करना है। और इसके ऊपर षड्यंत्र आज का नहीं चल रहा है, इबोला नाम से पहले भी ट्राई हो चुकी है। इबोला नाम पे 2018 में यहाँ तक कि WHO को जो वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ है, यूरोपियन काउंसिल फॉर हेल्थ है, उसने इसको फ्रॉड भी साबित किया था WHO को, कि WHO इज अ फ्रॉड संस्था। अब WHO को सोचने पे मजबूर किया। संजीव भाई जैसे लोग, हम जैसे लोग, ये जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन जब षड्यंत्र की गहराई को समझा तो सबने अपने घर बार छोड़ के लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया कि अगर नहीं जागे तो यकीनन हमारी अगली पीढ़ी 100% गुलाम होने वाली है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा, बाकी तो आप लोग समझेंगे इसको थोड़ा सा, और फिर और समाज को जागृत करेंगे आपके आदेश से, तो एकदम सारा समाज एकदम उठ खड़ा होगा। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो मेडिकल माफिया है, जो खाने का माफिया है, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी का माफिया है, क्या वो अलग अलग है या वो एक है। तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस ने एजेंडा 21 बनाया था काफी अरसा पहले, और बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उस एजेंडा 21 को टेक ओवर कर लिया और उसका नाम रख दिया एजेंडा 2030। और 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो है, अभी भी पड़ी हुई है, उसमें बकायदा साफ लिखा हुआ है कि हम 2030 तक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं कि आपको खाना आपके घर पे ड्रोन के जरिए डिलीवर होगा, आपको फालतू नहीं जाना है कहीं पर भी। यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपका किसी भी चीज के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा। और कई राज्यों में, जैसे हमारे हरियाणा में लैंड बैंक बन गया है और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, जिसके जरिए आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हक खत्म किया जा रहा है। उसी सिलसिले में
पहले झटके में वो ये क्या कर रहे हैं, अगर आपने घर में समर्सिबल लगाया हुआ है तो आपको साल का 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपका 100 गज का प्लॉट है, मेरे हरियाणा में ये कानून लागू हुआ, हमने विरोध किया, वापस ले लिया, 1 हफ्ते के अंदर वापस ले लिया, लेकिन ये दोबारा आएगा। अगर आपका 100 गज का प्लॉट है तो आपको 1 लाख रुपया सालाना आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि 10,000 रुपया। 100 गज के प्लॉट में 10,000 में तो हम किराए में रह लेते हैं, 10-15 हजार रुपए में तो किराए में ले लेते हैं ना हम लोग। इसका मतलब आप अपनी ही प्रॉपर्टी पर एज ए किराएदार हो गए। उसके बाद किसान का मैक्सिमम जमीन, मैं 99% कहूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मैं सेफ साइड रखने के लिए 95% कहूंगा तो गलत नहीं होगा, गारंटी है। 95% किसान की जमीन आज किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोन पे रखी हुई है। आप लोगों ने जितने घर लिए हैं सबके घर लोन पर हैं, मैक्सिमम लोगों के घर नहीं लोन पर होगा तो गाड़ी लोन पर है, गाड़ी नहीं होगी तो दुकान लोन पर है, कुछ ना कुछ आप यानी समाज का एक एक तबका इस टाइम लोन पर है, लेकिन कमाई के साधन बिल्कुल खत्म है। तो एक वक्त आएगा जब ये पूरा का पूरा समाज लोन पे करने की क्षमता में नहीं रहेगा, उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया जाएगा। एक एक करके प्रॉपर्टीज टेक ओवर करने का सिलसिला पहले भी होता रहा है, वो टेस्टिंग थी बेसिकली। पढ़ाई के नाम पर हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलने वाली है फ्यूचर में। स्कूल्स जो हैं, पहले मैं अपने हरियाणा का जिक्र करूंगा, आप लोग अपने हिसाब से लगाइएगा, लेकिन ये स्थिति लगभग पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में एक जैसी है कि स्कूल पहले होते थे गांव की पंचायत के नाम। पहले स्कूल होता था उस आदमी के नाम जिसने डोनेट किया था। जैसे किसी गांव में जमीन जो है वो संजीव के पिताजी ने या दादाजी ने डोनेट कर दी, तो वो उन्हीं के नाम पे पड़ी थी जमीन और उस पे स्कूल चल रहा था बड़े आराम से। लेकिन आज हमारे हरियाणा में लाल डोरा तोड़ करके रजिस्ट्रेशन चालू करके हमारे स्कूलों की जमीन, हमारे पोखरों की जमीन, हमारे श्यामलात की जमीन और जो ये क्या बोलते हैं उसे, जो गौचरण जो भूमि है, गौचरण जो भूमि है उसकी जो जमीन, हाँ, वो सारी जमीन को सरकार ने अपने नाम कर लिया है। और हरियाणा में हिसार जिले में एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। नाम ही उसका इंडो इजराइल है। हम लोग ये बोलते हैं कि जो षड्यंत्र चल रहा है ये इजराइल से चल रहा है एक्चुअली, और मैक्सिमम कंपनीज जो टेक ओवर करने वाली हैं ये इजरायली हैं। तो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के जरिए प्लान क्या है कि गांव के पोखर को इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत उस कंपनी को दे दिया गया। कंपनी उस जोहड़ की सफाई करेगी और उसके बाहर एक पार्क बनाएगी, ओपन जिम बनाएगी। गांव का आदमी ओपन जिम में जाएगा तो उसको मंथली देना पड़ेगा, और अगर अपने पशुओं को अगर उस जोहड़ में पानी पिलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। हर जानवर के, हर पशु के कान पर एक फास्ट टैग लग चुका है, पहले ही ऑलरेडी लग चुका है। जैसे आपकी गाड़ियों पे लग चुका है वैसा, या लग चुका है या लग रहा है। हम यहाँ जाएंगे तो जितनी आवारा गायें फिरती हैं तो उनके कान में आप देखेंगे एक पीले रंग का एक पट्टा लगा हुआ है, और ये भारत की हर पशु के ऊपर लगाया जा रहा है। इसी तरीके से पानी हमारा है, अगर आपके घर में समर्सिबल या नलका है तो आपको 10,000 रुपया साल का पे करना, यानी कि 1,000 रुपया महीना पानी का बिल हो गया आपका, सीधे सीधे। दूसरा, आने वाले वक्त में आप समर्सिबल या कोई और कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको पानी का, आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा सरकार पे, और सरकार आपको सप्लाई देगी सेंट्रलाइज्ड, पानी की सप्लाई सेंट्रलाइज्ड। वो आपका अपना पानी, कुआं नहीं है आपके पास, जोड़ नहीं है आपके पास, बावड़ी नहीं बची। बावड़ी के लिए कानून पास हो चुका है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन सब पर सरकार का कब्जा है, उन सब पर आदमी का नहीं है, वहां की जनता का, लोगों का नहीं है, सरकार का। सरकार जिसको चाहे प्राइवेट कंपनी को दे सकती है। तो प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, पानी आपका सरकार से आ रहा है। गैस के लिए हमारे हरियाणा में 2020 में एक कानून आया था, सेंटर ने किया था, सॉरी हरियाणा गलत बोल दिया मैंने, पूरे भारत के लिए कानून आया था कि अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं लकड़ी के उपले या पराली, वो कानून हम लोगों को ऐसा लगता है वो पराली के लिए था, असल में वो प्रदूषण के लिए था कि आप लकड़ियां जलाते हो या गोबर के उपले जलाते हो या कोई हवन से धुआं करते हो या आप कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें सामग्री जलती है,
तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा। यह कानून 2020 में पास कर दिया था। किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठ करके हम 1 साल वहां बैठे रहे लगातार, और यह कानून वापस करवाया अपनी पहली डिमांड्स में। ये वापस हो, हाँ जी, 1 करोड़ रुपए। हाँ, 1 करोड़ जुर्माने का कानून पास हो गया था संसद से। उसका मकसद यही था कि आप जिंदगी भर के लिए जमीन, आपका सामान जो भी है, बस वो सब काबू करना मकसद पंजाब था। हरियाणा में क्या है कि 1 एकड़ जमीन की कीमत 1 करोड़ है, यानी आप हाँ। करोड़ दे नहीं पाओगे, परंतु आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर दिया। अब ये तो आपके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके खाना बनाने की विधि के ऊपर 1 करोड़ जुर्माना हो गया ना एक तरह से। साथ ही साथ आपके जो गैस कनेक्शन है, गैस को तो महंगा कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ गैस कनेक्शन को पाइपलाइन के जरिए शुरू किया हुआ है आपके घर तक पहुंचाने का। यानी गैस भी आपकी सेंट्रलाइज्ड होगी, एक ही जगह से चलेगी, उधर से ही। तो आपकी जिंदगी जीने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है, अभी आपको बैंक की जरूरत है तो बैंक के सारे अकाउंट एक आधार के साथ कनेक्टेड हैं। आपको पानी की जरूरत है, पानी का कनेक्शन आधार के साथ, गैस का कनेक्शन आधार के साथ, पेट्रोल डीजल क्रेडिट कार्ड से ही लेते हो तो वो भी सारा आधार कार्ड के साथ, टोटली पैसा आधार के साथ, और आधार के बाद अब वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद हमें आदेश दिया गया कि यदि आप 2 वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप राशन नहीं ले सकते, बस में नहीं चढ़ सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, आपको बैंक पैसा नहीं देगा, आपको बाहर निकलना अलाउड नहीं होगा, आपको पहले 2 लेने पड़ेंगे। लेकिन यह सोचा क्या 2 के बाद 2 को उन्होंने बोला फुल्ली वैक्सीनेटेड। अब दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पता लगता है कि वहां हर 3 महीने में आपको अगली डोज लेनी होगी, नहीं तो आप नॉन वैक्सीनेटेड माने जाओगे। किसी में 6 महीने, किसी में 9 महीने। हमारी भी जो टाइम है ये कम होता चला गया। अगर हरियाणा ने वो लॉकडाउन नहीं तोड़ा होता, यकीन मानिए आज हम घरों में बंद होते। चाइना में इस वक्त बंद हैं लोग। चाइना में पूरी तरह से लागू हो चुका है सोशल क्रेडिट सिस्टम। अगर आप लोगों को मालूम होगा, मुझे उम्मीद है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। सोशल क्रेडिट सिस्टम में एक इंसान को एक डिजिट दे दी जाती है कि तुम्हारा ये यूपीआई है, मतलब मेरे मोबाइल में मेरा यूपीआई जोड़ दिया गया। अब मुझे कहीं जाना है अगर, तो मैं किसी रेलवे स्टेशन पे गया फॉर एग्जांपल, तो एंट्री से पहले मुझे वहां जो स्कैन के लिए यूपीआई कोड लगा है, मुझे वो स्कैन करना पड़ेगा। इसमें आ जाएगा कि तुम ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर इसमें यह आ गया कि तुमने अगली डोज नहीं ली है, अगर इसमें यह आ गया कि तुम सरकार के खिलाफ बोले थे, अगर इसमें यह आ गया कि तुम लॉकडाउन जब सरकार ने जारी किया था और तुम सड़क पर उतरे थे और सीसीटीवी कैमरा ने तुम्हारी फोटो ले रखी है कि लॉकडाउन के आदेश के बाद तुम सड़क पर उतरे थे, तो तुम्हारे इतने पॉइंट कट दिए जाते हैं, तो अब तुम सड़क पर, तुम अब ट्रैवल नहीं कर सकते, राशन की दुकान पर जाओगे आपको राशन नहीं देंगे, और इस तरह की आपकी तमाम जिंदगी के जितने भी साधन है उनको रोक लिया जाएगा। ये आदेश जारी किया। अब और इस वक्त वहां पूरे जोरों शोरों से पूरा चाइना बंद है इसी वायरस के नाम पे। कमाल की बात है। और चाइना में बाहर की कोई खबर नहीं जाती और चाइना से बाहर कोई खबर नहीं आती। कोई डार्क वेब से कोई खबर आ जाती है, हम लोगों को भी डार्क वेब से ही पता चलता है कि इस वक्त चाइना में क्या हो रहा है। अदरवाइज पूरी तरह से कंट्रोल मीडिया के अंदर मैक्सिमम मीडिया हाउसेस के ऊपर 2 घरानों का कब्जा है, एक अंबानी का, एक अडानी का। अडानी को पावर दे दिया गया है, अंबानी को रिटेल दे दिया गया है। वो रिटेल में जितना मर्जी कमाए और वो पावर में जितना मर्जी कमाए। उसके बाद ये तो एक तरह से मैं ये कहूंगा, ये तो नाम ले दिए मैंने, मोहरे हैं। अगर सही तरह से देखा जाए तो जितने भी करोड़पति उद्योगपति हैं हमारे देश के और दुनिया भर के, वो सारे के सारे उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कनेक्टेड मिलेंगे। आप चाहे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग देखिए, गूगल का सुंदर पिचई देखिए, आप महिंद्रा का महिंद्रा देखिए, आनंद महिंद्रा, आप टाटा का रतन टाटा देखिए। वापस एयर इंडिया वापस टाटा को देना भी इसी का खेल का षड्यंत्र है। आपके अजीम प्रेम जी देखिए, नंदन नीलकेणी जो आधार कार्ड का मालिक है वो देखिए, सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से चल रहे हैं। और इनका यह कहना है कि आपके समाज के अंदर 1-2 अंबानी
मैं सिंबॉलिकली बोल रहा हूं, नाम नहीं बोल रहा हूं, यानी आपका एक लोकल अंबानी आपको दे दिया जाएगा, वही होगा आपका मालिक। जो राजा प्रथा थी, जो आपकी मतलब वो थी एक तरह से कंट्रोल सिस्टम कि एक ही जगह से आदेश होगा और बाकी के सब प्रजा होगी, बाकी के सबको ना जमीन का अधिकार होगा, ना खाने का अधिकार होगा, ना सड़क पे उतरने का, आजादी नाम की कोई चीज नहीं होगी, शिक्षा भी नहीं होगी। ये इस वक्त चल रहा है दुनिया के अलग अलग मुल्कों में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त ये हाल है कि उनकी सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि यदि कोई सिटीजन अगर अगली डोज लेने से मना करता है तो उसके घर को सील करके, उसे घर से बाहर निकाल के उसका घर सील करने की परमिशन अथॉरिटीज को दे दी गई है। भारत के अंदर अलग अलग तरीके से, क्योंकि यहां इतनी सारी धर्म, जातियां, लोग, संप्रदाय रहते हैं कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो उसके हिसाब से लोगों में गतिरोध भी ज्यादा है। तो कंट्रोल करने के लिए इनको एक सूत्र में पिरोना जरूरी है। इसीलिए पहले दिन से हमारे देश में 2-4 नारे चल रहे हैं, एक देश एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक, मतलब वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि एक दुनिया में, एक दुनिया का एक ही धर्म हो पूरी दुनिया का, बाकी सारे धर्म उसी के अंदर समाहित हो जाएं, एक ही संसद हो पूरी दुनिया की, वहीं से सब कुछ चले, एक ही सिस्टम, एक बैंक हो पूरी दुनिया का, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, वहीं से सब कुछ चले। ये वहां पूरी दुनिया के अंदर, ये भारत में ये चल रहा है। अब नया एक कानून आ रहा है जो कि आप सबके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, सबसे ज्यादा, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ बिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक। इस वक्त वो पब्लिक डोमेन में पड़ा है और उसकी भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जैसे अभी थोड़े दिनों पहले तक आप ये वैक्सीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आपका अपना विवेक और आपका निर्णय था, और संविधान ने आपको आर्टिकल 21 ने इजाजत दी हुई थी कि आप कौन सा इलाज कराएंगे, किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, या आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये आपकी अपनी मर्जी थी। अभी तक हमारे संविधान ने हमें बचाया हुआ था। तो इन्होंने ये कहा, ये सोचा कि इस संविधान को ही कैसे बर्बाद किया जाए। एक तो जनमानस के अंदर ये बातचीत फैला दो कि हमारा संविधान ही अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारा संविधान ही बेकार है, हमारा संविधान किसी काम का नहीं है, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए। एक तो ये बात फैला दो जिससे कि संविधान के लिए सिंपैथी कम हो जाए, और दूसरा, एक दो कानून लाने पड़ेंगे जिनके माध्यम से आपका संविधान को नल एंड वॉइड किया जाए। तो 2 कानून हैं जो आपको समझने होंगे। पहला है WHO की पेंडेमिक ट्रीटी। अगर उस ट्रीटी का समीक्षा भी पढ़ेंगे, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उस समीक्षा में और उस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर अलग अलग क्लॉजेज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई देश इस ट्रीटी को, इस संधि को साइन कर देता है तो उस देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अभी तो हमें केवल एक बीमारी नजर आ रही है जिसके नाम पर हमारे ऊपर मैंडेट थोपे गए हैं। उसके अंदर, उस पेंडेमिक ट्रीटी में और पब्लिक हेल्थ बिल में एक लिस्ट है नीचे 42-50 बीमारियों की, आखिर के पेज के ऊपर, जिसमें डेंगू भी है, बुखार भी है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा भी है, खांसी भी है। यानी आपको खांसी हो गई तो आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, यह बकायदा उसके अंदर मेंशन्ड है। यानी कि कितनी सख्त हमारे ऊपर पहरेदारी होगी, इसका अंदाजा हमें नहीं हो रहा है। नेशनल हेल्थ बिल क्या कहता है कि आपके शरीर के अंदर कोई वायरस है, इस बात का केवल शक हो जाए, पुष्टि नहीं, केवल शक हो जाए, तो सरकारी अधिकारी बिना किसी कोर्ट के वारंट के आपके घर में घुस सकता है, आपकी जबरदस्ती जांच की जा सकती है, आपको जबरदस्ती कोई भी टीका दिया जा सकता है इलाज के नाम पर, और आपको उठाकर क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। आपको
हमको, आपको, आपकी बहू बेटी को, किसी को भी। साथ के साथ उसमें यह मेंशन्ड है कि आपके घर का कोई सामान यदि वायरस फैलाने का खतरा है तो उस सामान को नष्ट किया, तोड़ा, जलाया भी जा सकता है। यहां तक कि आपका घर और आपकी खड़ी हुई फसल और आपके पशुधन भी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो स्थिति की भयानकता का अंदाजा हमें इस बात से हो जाना चाहिए कि भविष्य में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं यदि हमने अभी से इसके ऊपर चर्चा करके बोलना और लिखना शुरू नहीं किया तो पिटीशन भी जारी की। डॉक्टर माया वलेचा ने शुरुआत किया इसका और वो पिटीशन पूरे भारत में घूम रही है। जो भी लोग हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि स्थिति की गंभीरता कितनी है, वो लोग इसको साइन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से साइन भी करवा रहे हैं कि उस पिटीशन में लिखा हुआ है कि हमें ना तो WHO की ट्रीटी चाहिए, ना हमें तुम्हारा ये नया हेल्थ का कानून चाहिए। हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग वनस्पति हैं, इसलिए अलग अलग बीमारियां हैं, तो उस जगह के हिसाब से वहां की वनस्पति वहां की बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। अपने देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, जमीन भी है। जैसा आपको मौसम पूरी दुनिया में चाहिए वो अपने देश में अवेलेबल है। इसी वक्त कहीं बर्फ भी पड़ी हुई है और इसी वक्त कहीं बारिश चल रही है और इसी वक्त कहीं सूखा पड़ा हुआ है। सब कुछ यहां एक ही टाइम पे चल रहा होता है। तो ऐसे देश के अंदर इतनी वनस्पतियां हैं। अभी देखिए राजस्थान और गुजरात का एरिया है। गुजरात में तो समंदर किनारे वाले एरिया में थोड़ी बारिश ज्यादा होती होगी, लेकिन राजस्थान का जो इलाका है वहां तो बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। धूप और हवा इतनी शुद्ध और इतनी प्योर है कि वायरस वहां सस्टेन ही नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों को भी जबरदस्ती शरीर में केमिकल डाल दिया गया, ये कह करके कि सब पूरे देश में WHO का राज है। तो हमारी परंपराओं को तोड़ने का दौर चल रहा है कि आपकी मान्यताएं टूटें, समाज कैसे, समाज की जरूरत के हिसाब से उसको तोड़ा जाए, समाज का एक एक अंग भंग किया जाए, ये योजना चल रही है। और मुझे लगता है इससे खतरनाक चीज नहीं हो सकती कि हमारे बुनियादी ढांचे को तोड़ा जाए। और इसमें समाज के सभी अंगों को साथ आकर के लड़ना भी होगा और हमें इसके ऊपर चर्चा भी करनी होगी। जैसे एक सबसे बड़ी बुराई है आज के टाइम की, मैं नहीं समझता कि नशा जो है, नशे को कोई भी संस्था प्रमोट करेगी और मोबाइल से बड़ा नशा नहीं हो सकता। आज के दौर में मोबाइल से बड़ा कोई नशा नहीं है। तो हमें जितना हो सके अपने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, अपनी अगली जनरेशन को यह शिक्षा देनी चाहिए कि इस नशे से बचा जाए, इस मोबाइल वाले नशे से बचा जाए। अगर इससे हमने अपने बच्चों को बचा दिया तो एक बहुत बड़ी बीमारी से पहले ही बचा लेंगे। दूसरा, हमारे आसपास हमारे मन मस्तिष्क को खराब करने के लिए तरंगे चारों तरफ चल रही हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल जो है रेडिएशन में 5G का है। 5G की रेडिएशन हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है, इसकी कोई रिसर्च हुए बिना हमारे देश में 5G को मान्यता दे दी गई। बहुत से देशों ने, एविएशन सेंटर्स ने अपने एयरपोर्ट के ऊपर, अमेरिका ने 5G लगाने से मना कर दिया कि इससे खतरे हैं, इससे बहुत ज्यादा समस्या है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। हमारे यहां इसके ऊपर 2010 के बाद कोई रिसर्च नहीं हुई 12 साल में, और 2010 में तो 2G था। तो एक ये दूसरा बड़ा खतरा है। तीसरा बड़ा खतरा है कि जैसे हमने संसाधनों पे बात करी कि संसाधन आपके इनके काबू में हो जाएंगे, ऐसे ही आपका बीज बचाने का ये दौर है। बीज, लोगों को लगता है मैं फसलों के बीज की बात कर रहा हूं, जबकि मैं पूरे बीज शब्द की बात कर रहा हूं। खेती का 100% बीज आज के टाइम बाजार पर निर्भर है, और बाजार कौन सा? वही बाजार जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र काबू करता है। अभी हमारे यहाँ खेतों में पेस्टिसाइड पड़ते हैं, पेस्टिसाइड पड़ने की वजह से जमीन हार्ड हो जाती है, तो पानी नीचे नहीं जाता, तो अंडरग्राउंड वाटर नीचे नहीं चला जाएगा, तो
अंडरग्राउंड पानी चला जाएगा तो पानी की स्कैरिसिटी आएगी, तो फिर वही देश के हालात होंगे। तो प्राकृतिक खेती की तरफ जाना, पशु आधारित खेती की तरफ जाना हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, अगले समाज की जरूरत बनेगी और एक तरह से ये होना भी चाहिए। खेती का बीज पूरा का पूरा उसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के काबू में है। हमारे पशुओं का बीज भी 40-50% को छोड़ दें तो 60-70% जो है पशुओं का बीज भी वहीं से कंट्रोल हो रहा है, और लगभग 30-40% बीज इंसान का भी आज आईवीएफ सेंटर के थ्रू ही कंट्रोल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आईवीएफ सेंटर में पहले वो लोग स्पर्म डोनेट करवा लेते थे और अपने परिवार के स्पर्म्स का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन आज वो बंद कर दिए गए। केवल कंपनी से आया हुआ बीज ही इस्तेमाल होगा, आपका बीज इस्तेमाल नहीं होगा। यानी मानव जाति का मानव जाति इतिहास बन जाएगी, इस तरह के हालात होने वाले हैं। और कुछ लोग ही इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या है। ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, लेकिन यह कौन बताएगा कि कौन पहले मरेगा? यह कौन बताएगा कि किसको पहले जाना है? यह तय करने वाले वो अंतरराष्ट्रीय गिरोह कौन होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन होती है? यह सवाल समाज के सामने आज खड़ा हुआ है। तो आज मुझे लगता है कि हम लोग इकट्ठे होकर के अपने समाज को जगाएं, अपने आसपास अपनी एक टोली, अपनी एक टीम तैयार करें। आप जी आदेश दें जैसा भी अपने समाज को, कि कैसे रेडिएशन फ्री समाज बनाएं, समाज में बच्चों को कैसे उतारें और समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाएं, कैसी शिक्षा की जरूरत है, ये बात समाज तय करेगा। जैसे से जो बिल आपका जो ऑर्डर है वो भी एक रोबोट लेता है, आपको देता भी रोबोट है और आपका पैसे भी रोबोट लेता है। तो रोबोट जो जिस काम के लिए डिजाइन किया जाएगा रोबोट वो करेगा। अब सवाल ये नहीं है कि रोबोट करप्ट होगा या नहीं होगा। क्या सरकार करप्ट हो सकती है? उसका कंट्रोलर करप्ट हो सकता है, जो उसको कंट्रोल करता है। सवाल ये है कि क्या कंट्रोलर जो है, क्या वो जो साइंटिस्ट है, क्या वो कंपनी है, क्या वो सरकार है, क्या वो जज है, क्या वो व्यक्ति है, वो करप्ट हो सकता है? तो करप्ट करने की महाराज साहब 4 ही तो सिस्टम है। मैं एक छोटी सी बात साथ में जोड़ देता हूं कि भारत दुनिया में मानव जब से धरती के ऊपर आया तो सबसे कमजोर जीव के रूप में आया, क्योंकि जानवरों की तरह, चीते की तरह ना वो भाग सकता है, चील की तरह ना वो उड़ सकता है।